अच्छा, ये सबसे जो है ना अजीबो-गरीब सवाल होता है कि मगरिब में लोग परसेप्शन डेवलप करते हैं कि जनाब इज़राइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। पहली बात तो ये है कि इज़राइल ने जो है फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ है, एक ऑक्यूपाइंग फ़ोर्स है। तो एक ऑक्यूपाइंग फ़ोर्स जो है वो डिफेंस का एलिमेंट इस्तेमाल ही नहीं कर सकती, उसकी टर्मिनोलॉजी में वो चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती कि इज़राइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, अपना दिफा जी वो खुद कर सकता है। इस तरह की बात जो है ना वो मज़ाक़ ख़ेज़ होती है हमेशा, जब भी ये चीज़ सामने नज़र आती है ना कि जी इज़राइल का हक़ है कि वो अपना दिफा कर सकता है। किस चीज़ का दिफा, आप किस एलिमेंट और एस्पेक्ट का दिफा करा जाए? किसी भी चीज़ को अगर आप डिसाइफर करें व्हेन इट कम्स टू द पैलेस्टीनियन और इज़राइली इश्यू है, तो उसमें एक चीज़ ही हमेशा से नज़र आती रही है और पूरी दुनिया इस चीज़ से वाकिफ़ है कि इज़राइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 7 अक्टूबर 2023 से नहीं शुरू हुआ। ना ही ये कोई डिफेंसिव कॉन्फ्लिक्ट है, ना कोई ऑफेंसिव कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट 1948 से पहले बहुत पुरानी बात है, तब से ये चल रहा है ये सिचुएशन जो है। अब आप 1948 से लेके अब तक देख लें, इतनी ज़्यादा ढेर सारी रेजोल्यूशंस आ चुकी हैं जो कि कंडेम भी करती रही हैं और इस हद तक परमानेंटली उन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन की हर दफ़ा बात की है यूएन रेजोल्यूशंस में कि दो स्टेट का जो एस्पेक्ट है ना वो अप्लाई होगा। 1948 में जो अरब ममालिक थे अलबत्ता उस चीज़ पे वो रजामंद नहीं हुए थे इस रेजोल्यूशन के तहत, जिसकी वजह से एक जंग छिड़ गई थी जिसमें दोनों साइडों के बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट जो पैलेस्टीनियंस हैं और उनकी जो पॉलिटिकल हायरार्की है, उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर किया कि दो स्टेट सोल्यूशन जो है, टू स्टेट सोल्यूशन जो है ना वो चीज़ जो है ना एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब इस चीज़ में जब एक ऑक्यूपाइंग फोर्स एक इलाके को कब्जा कर लेती है और उस इलाके को इतना डिह्यूमनाइज करती है, वहाँ के रहने वाले, वहाँ के जो घर बार है लोगों के पैलेस्टीनियंस का, उनको उधाड़ पधाड़ के साइड पे कर देती है, उनको इंटरनली डिस्प्लेस करती है, उनको बाहर फेंका जाता है। लिटरली आप हैरान हो जाएंगे कि उन पे और उनकी लाशों पे पैलेस्टीनियंस को ये थूकते हैं और यूरिनेट भी करते हैं और आप कहते हैं कि जी इज़राइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। ये किस तरह का नैरेटिव है और ये क्यों बनाया जाता है? अब 48 में ही दिसंबर में आपकी जो है एक रेजोल्यूशन पास की थी यूनाइटेड नेशंस ने, जिसके तहत इसराइल को एक ऑक्यूपेशन फैक्टर दिखाया गया था और ये कहा भी गया था कि जो नकबा क्राइसिस आपकी डेवलप हुई थी, नकबा क्राइसिस बेसिकली ये थी जिसको अरब टर्म्स में कैटास्ट्रफी भी कहते हैं। इतनी बड़ी कैटास्ट्रफी थी, ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट, इलीगल ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन एथनिसिटी टू अनदर जो है वो हुई थी इस दौरान जो, और उसमें मिलियंस मिलियंस ऑफ पैलेस्टीनियंस जो है ना उनको उनके घर बार से निकाला गया था, उनको मजबूर किया गया था कि आप फ़लस्तीन की ज़मीन को छोड़ दें और बाकी जो अरब ममालिक है ना उसमें रहना शुरू हो जाए। और इस टाइम जो उनकी टोटल आबादी है उन फ़लस्तीनियों की जो कि फ़लस्तीन से और ये जो इसराइल का इलाका है इससे बाहर रहते हैं, वो तकरीबन 50 लाख के करीब है। इन्हीं सेम लोगों को अकॉर्डिंग टू दैट सेम यूएन रेजोल्यूशन 194(2) के तहत जो है जो कि डिस्प्लेस हुए थे उनको वापस उन्हीं के घरों तक पहुंचाना था। इस पे भी 75 सालों से कोई काम नहीं हुआ और ये पीस ऑफ पेपर है इसराइल के लिए या अमेरिका के लिए या बाकी जो बैरूनी ताकतें हैं उनके लिए, बिकॉज बाय एंड लार्ज इन्हीं का ही बनाया हुआ इंटरनेशनल लॉ है, वो इन पे खुद अप्लाई नहीं होता, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और ये चीज़ चलती आ रही है। Israel modern day example of a perfect democracy according to many western experts। ये मगरिब में जो परसेप्शन है ये ऐसे ही है जैसे आप जो अपार्थाइड लगा हुआ था ना अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो सिचुएशन थी, या जो नाजी जर्मनी पोलैंड में कर रहा था, या नाजी जर्मनी जो यहूदियों के साथ कर रहा था, उसको आप जस्टिफाई करें इन अ फॉर्म के जी ये परफेक्ट जमहूरियत है। और डीह्यूमनाइजेशन अभी आप ये देख लें कि इस हद तक है, ना कि सिर्फ पैलेस्टीनियों की बल्कि मुस्लिम्स और इवन ज्यूज और क्रिश्चियंस, यहूदी और ईसाई भी जो हैं इसी सेम स्टेट में अपार्थाइड का शिकार हैं। एक सेग्रीगेशन के तहत जो है लोग रहते हैं, मल्टीपल चेक पॉइंट्स हैं, ठीक है। और बार बार अभी आप जिक्र कर रहे थे व्हेन इट कम्स टू गाजा, गाजा जो है ना 144 स्क्वायर किलोमीटर्स का एक लैंड है जहाँ पे तकरीबन 22 लाख जो है ना फ़लस्तीनी आबाद हैं, और उसका 2014 से लेके अब तक लैंड रूट और उसका सी रूट कम्प्लीटली ब्लॉकेडेड है बाय इजरायली फोर्सेस। वहाँ से कोई चिड़िया बाहर नहीं जा सकती, ना ही कोई चिड़िया अंदर आ सकती है अनलेस और अनटिल आप इसराइल से परमिशन लें तब। तो इस सूरत हाल में
इस सिचुएशन में आप एक ऐसी एंटिटी को जमहूरियत का नाम कैसे दे सकते हैं कि जी एक परफेक्ट एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू वेस्ट जमहूरियत की मिडिल ईस्ट में? आप ये कैसे कह सकते हैं, इसको किस तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये चीज़ नॉन एग्जिस्टेंट है। जो सिचुएशन साउथ अफ्रीका में ब्लैक कम्युनिटी के साथ हुई थी, एग्जैक्टली उसका रेप्लिका जो है ना आपको इजराइल में अगेंस्ट फ़लस्तीनियंस मिलता है। उनको डिह्यूमनाइज किया जाता है, उनकी औरतों का रेप किया जाता है, उनके बच्चों को उठा लिया जाता है, उनके घर बार तबाह किया जाता है। उनके घर बार जो हैं अकॉर्डिंग टू इजरायली कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसको कहते हैं राइट ऑफ रिटर्न, इनका कानून बना था 1951 में। उसमें कोई भी ज्यूश सिटीजन या कोई भी यहूदी सिटीजन जो है बाहर से इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई सी भी आपकी एथनिसिटी हो, एज लॉन्ग एज आप यहूदी हैं, आप इधर आएँ, आपको प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाएंगे, आपको मैरिज राइट्स दिए जाएंगे, आप यहाँ पे इजरायली शहरी डिक्लेयर हो सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं या आप क्या करते रहे हैं, आपकी पहले क्या हरकत रही हैं। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू सो मैनी इजरायली पंडित्स जो हैं वो ये कहते हैं जनाब हमने जो है फ़लस्तीनियों की जो थोड़ी बहुत ही जगह रह गया है उस पर भी कब्जा करना है। गजा की पट्टी स्पेसिफिकली जो 144 स्क्वायर किलोमीटर्स की है, ये लैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा अर्बनाइज सेंटर है। यहाँ पे जो 22 लाख आबादी है उसमें से 11 लाख सिर्फ जो है ना वो बच्चे हैं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हमास वहाँ से अटैक करता है या नहीं करता, उनका जो वहाँ पे ब्लॉकेट हो रहा है। आपको एक इंटरेस्टिंग डाटा मैं बताता हूँ कि तकरीबन 59% जो है ना गाज़न्स जो है वो पॉवर्टी में रह रहे हैं, 63% जो है उनकी फूड इनसिक्योरिटी है, 70% वहाँ की यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कोई जॉब्स नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप ना बाहर जा सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं ना आपको कारोबार की करने दिया जाता है। 90% ऑफ देम उनके पास सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेस ही नहीं है, मतलब कि पानी तक उनके पास नहीं है। और इसको टर्म किया था यूएन सेक्रेटरी जनरल ने एक टाइम पे कि ये हेल ऑन अर्थ है, दोज़ख है दुनिया की इस टाइम पे, और इसको आप कितना एक और बड़ी दोज़ख बनाने जा रहे हैं, ये सिचुएशन है। तो इस तरह आप अगर एक कम्युनिटी के साथ इस तरह का रवैया रखेंगे, उनकी वाटर, उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है और गैस की सप्लाई है उसको बंद कर देंगे, ये वॉर क्राइम्स में आता है। और उसके बाद अगर वो आगे से रिएक्ट करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। 2014 में जो आपने पिक्चर्स देखी थी फैमिलीज की, उन बच्चों की जो के बेचारे ऑर्फन हो गए थे, वही सेम लॉर्ड जो है बाद में मजबूर हो जाती है बंदूक उठाने में। ये बहुत बड़ा अजीब सा नोशन है कि लोग कहते हैं कि फ़लस्तीनी जो है वो रेजिस्ट क्यों करते हैं, वो पीसफुल क्यों नहीं रहते। आप मुझे बता दें इसके अलावा उनके पास ऑप्शन क्या है कि एक कम्युनिटी, ज़ायनिस्ट कम्युनिटी जो है उनके हक पे, उनके राइट्स पे, उनके घरों पे वार है। डेली लाइफ जो है, आप हैरान हो जाएंगे कि 53% ऑफ पैलेस्टीनियन किड्स, चिल्ड्रन, 53% ऑफ देम फेस ट्रॉमा ऑन अ डेली बेसिस। जो बड़े बड़े माहिर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज पीटीएसडी व्हेन इट कम्स टू गाजा और पैलेस्टाइन, क्योंकि ट्रॉमा वो हमेशा एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, इसमें पोस्ट नामी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर ये सूरत हाल है एक कम्युनिटी की और उसके बेसिस पे आप कहते हैं कि जी पीसफुल नेगोशिएशंस के तहत जो है हम इसराइल को, भाई फ़लस्तीनियों की तो सुनी नहीं जा रही कभी। चाहे आपके अरब ममालिक हैं, चाहे आपका वस्ती एशिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोप है, प्रोटेस्ट एट लार्ज बहुत ज़्यादा है। बयानियाँ और नैरेटिव्स की जंग ज़रूर फ़लस्तीन जीता रहा है, आज भी वो जीत रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी फेक डिसेमिनेशन हो रही है इसराइल की तरफ से। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो नैरेटिव की जंग जो है वो जीत रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बात करें गाज़ा की एज अ होल, तो वो सेक्रेटरी जनरल की बात बिल्कुल ठीक है कि गाज़ा जो है इस टाइम पे हेल ऑन अर्थ है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इनका जो हमेशा से पॉइंट नज़र आता है फ्रॉम ज़ायनिस्ट पर्सपेक्टिव है या इजरायली पर्सपेक्टिव है, वो कहते हैं कि ये हमारा वाहिद इलाका है, ये लैंड है जिस पे हम ये रह सकते हैं, वी हैव ओनली वन कंट्री। आपने यूएन रेजोल्यूशंस के तौर पे आपने 2 स्टेट सोल्यूशन कबूल किया था, आप मानते भी हैं इस चीज़ को, लेकिन उसके बरअक्स अकॉर्डिंग टू यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन 7 लाख इजरायली शहरी जो हैं वो इलीगली सेटल कराए गए हैं वेस्ट बैंक के अंदर।
वहाँ पे रेगुलर बुनियादों पे जो है वेस्ट बैंक में प्रॉपर्टीज़ को कब्ज़ा किया जाता है। इस लेवल तक नोशन शो किया जाता है कि ज़ायनिस्ट जो है, ज़ायनिस्ट वहाँ पे जाके फ़लस्तीनियों की प्रॉपर्टीज़ पे आके बैठते हैं और कहते हैं कि आप मुझे दे दें, इससे पहले कोई और आके उस प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर ले। आप वहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, आप अपनी ही ज्यूइश कम्युनिटी को टारगेट करते हैं जो कि आपसे डिसएग्री करते हैं, कि जो आप जुल्म और कब्जा कर रहे हैं फ़लस्तीनियंस के खिलाफ, वो उसमें आवाज़ उठाते हैं, तो आप उनकी भी आवाज़ बंद करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने ये सिचुएशन देखी है और इल्लीगल सेटलमेंट्स की बात हो, तो इस पे इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हैं। अल जज़ीरा की एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री है, इससे रिलेटेड इतना बड़ा डाटा है, और अमेरिका ने, इवन बैरक ओबामा ने बहुत दफ़ा मना किया इजराइल को कि आप ये चीज़ें ना करें, लेकिन नेतन्याहू साहब कहते हैं जी हमारे प्लान के तहत है, ये होली लैंड है हमारा ये इलाका है। आप किस बेसिस पे सिर्फ दीन के तहत ये कह सकते हैं कि ये इलाका हमारा है? इस तरह तो हर कोई कंक्लूड कर दे कि यार अमेरिका में लास्ट टाइम मेरे फलाने बाजदाद के फलाने अब्बा के फलाने दादा ने यह कहा था कि ये हमारा इलाका, तो इसकी वजह से ये हमारा इलाका है। इस तरह तो आप सारे जो नॉर्म्स इंटरनेशनल लॉ के या कम्युनिटी लॉज हैं या सोशियोलॉजी है, मॉडर्न डेज में तो आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आप इतना स्वेयर हेट्रेड और अपार्थाइड क्रिएट कर लें कि लोग जो है अपना जो मॉडर्निज्म का एस्पेक्ट है या लिबरलिज्म का एस्पेक्ट है या जमहूरियत का एस्पेक्ट है वो ही भूल जाएं। तो ये सब चीज़ें इजराइल करता रहा है और करता रहेगा। इलीगल सेटलमेंट्स में से तकरीबन 7 लाख के करीब जो है इलीगल सेटलर्स जो हैं वो डिफरेंट लोकेशन जो हैं, और ये ना कि सिर्फ उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ, उन्होंने सेग्रीगेट भी किया हुआ है। उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हुई हैं जहाँ पे फ़लस्तीनियों के रेफ्यूजी कैंप्स हैं और फिर उसके साथ महल हैं सेटलर्स के। तो ये लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस है, ये लेवल ऑफ अपार्थाइड है जो कि इजराइल में इस टाइम पे चल रहा है, और इसको जस्टिफाई किया जाता है मगरब की जानिब से, क्योंकि उसको कहते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो शायद इजरायली सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और भाई किस दुनिया में रहते हो? अच्छा, ये सबसे जो कहते हैं ना अजीब व गरीब सवाल आता है, पूरे पाकिस्तान में भी बोला जाता है, अरब कंट्रीज़ में भी ये कंप्लेन की जाती है कि जनाब फ़लस्तीनियों को और उनके सपोर्टर्स को जो है फ़लस्तीनियों को किताबें देनी चाहिए, बंदूकें नहीं देनी चाहिए, और उनको पढ़ाना चाहिए, उनको पीसफुल प्रोटेस्ट की तरफ लाना चाहिए। और जनाब पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा ट्विटर पे भी बहस हो रही है, बड़े बड़े आपके कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं जो कि ये चीज़ भी कह रहे हैं कि पहले आप अपनी मंजी तले सोटा मार लो, फिर बाद में वो चीज़ें देख लेना। ये नेवर चैमरलैन टाइप से लोग जो है ना, ये हमेशा तारीख में एग्जिस्ट करते हैं, ये बाज नहीं आते इसके नैरेटिव में। वॉर्सा अपराइजिंग जो है अगेंस्ट नाजी जर्मनी जब हुई थी, क्या वो इंटरनल मैटर था बरतानिया का या किसी और का? जंग में सारे मुब्तला थे, लेकिन लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। जब ह्यूमैनिटी की बात आती है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके क्या हालात हैं, क्या आपने करना है, क्या नहीं करना। और दूसरी जो सबसे इडियोटिक बात जो है, जो सबसे वियर्ड बात है, वो कहते हैं जी कि फ़लस्तीनियों को आप किताबें दें, उनकी लाइफ जो है वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप पढ़ाएंगे कैसे उन्हें? उनको पढ़ने दिया नहीं जाता। इसके बावजूद वो अपनी रिसोर्सेज के साथ, अपनी मेहनत के साथ इस टाइम भी 97%, 97% जो है ना फ़लस्तीनी वो पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट उनका बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन एक कम्युनिटी है उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ देम बीइंग अरब और पैलेस्टीनियंस। और फ्रैंकली स्पीकिंग लोग कहते हैं ना कि ये एंटी सेमाइट लोग हैं, फ़लस्तीनी भी सेमाइट हैं। सेमाइट का मतलब ये होता है वो इसी इलाके के रहने वाले हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है जी, बार बार इस चीज़ का जिक्र किया जाता है कि जनाब इनको एजुकेट किया जाए, इनको इस तरफ लड़ाई की तरफ ना ले जाया करें। लड़ाई के बगैर ऑप्शन है क्या उनके पास? आप रेगुलरली उनकी औरतों को डिह्यूमनाइज करते हैं, आप उनके वर्शिप प्लेसेस को, आप मॉस्क तो दूर की बात है, आप चर्चेस की बेहरुमती करते हैं, आप सिनेगॉग्स की बेहरुमती करते हैं। जो लोग पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हैं उनके साथ आपका उल्टा सीधा बर्ताव है। तो अगर ये कंसिस्टेंट ट्रॉमा, ये कंसिस्टेंट टॉर्चर, ये कंसिस्टेंट डिह्यूमनाइजिंग फैक्टर जो है एक कम्युनिटी पे रैम्पेट और डेली बेसिस पे अप्लाई किया जाता है, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किताबें पढ़ के ठीक हो जाएंगे, वो खुदा का नाम लो। ये एक बहुत अजीब और गरीब परसेप्शन है जो, और क्वेश्चन ये बार बार इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि हम उसी इजरायली एट्रॉसिटी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि शायद हमास ने डेविड एंड गोलायत वाला फार्मूला अप्लाई कि जी वो मॉन्स्टर को उसने जगा दिया और मॉन्स्टर ने अभी अटैक किया तो अभी वो रोना शुरू हो जाएंगे।
वो भाई उनका 14 साल से 16 साल से ब्लॉकेड चल रहा है, उनके पास और कोई चॉइस है ही नहीं। मेन टर्मिनोलॉजी, मेन थिंग जो है वहाँ पे उनके बच्चे बड़े होकर मिलिटेंट्स बन जाते हैं, उनके पास और कोई सर्वाइवल के लिए चीज़ है ही नहीं करने को। वो किस तरह जिंदा रहे? पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, उनको मार दिया जाता है। बंदूक उठाते हैं, उनको मार दिया जाता है। कुछ रिकॉग्नाइज करते हैं कि चलो हम इजरायली सिटीजन ही बन जाते हैं, उनको भी मार दिया जाता है। तो आप ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। तो इस दौरान आपके ख्याल में उनको क्या करना चाहिए? अब यही करना चाहिए, आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, लेकिन दूसरी साइड को ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना। इस टाइम पे इसराइल की जो मिथ है, जो इसकी एक जीनोफोबिक आइडेंटिटी बनी हुई थी, वो क्रश हो चुकी है। जो कुछ भी हुआ है एक सेंस में वो जस्टिफाइबल ऑल्दो नहीं है। दोनों साइडों पे कैजुअलिटीज हुई हैं, सिविलियंस की भी हुई हैं, बट एक साइड जो है वो ये सिचुएशन रोज डेली बेसिस पे फील करती है, डेली बेसिस पे सफ़र करती है, और एक साइड है जिसने अब ये सफ़र किया है। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि अप्लाई होना चाहिए।